हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट विजय प्रताप में। आज के सेशन में हम लोग बाबा साहब के द्वारा लिखी गई उनकी खुद की आत्मकथा वीज़ा के लिए इंतज़ार पर बातचीत करेंगे। उनमें से प्रथम कहानी के ऊपर हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं, हमारा परिवार मूल रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका का रहने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रारंभ से ही मेरे पुरखे अपना पैतृक काम छोड़कर कंपनी की सेना में नौकरी करने लगे थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा का निर्वाह करते हुए सेना में नौकरी कर ली। वह एक सेना अधिकारी के पद तक पहुंचे और सूबेदार बनकर रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति होने जाने के पश्चात मेरे पिता परिवार को लेकर दापोली आ गए। उनका वहीं बसने का निश्चय था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपना विचार त्याग दिया। हम दापोली से सतारा आ गए और 1904 तक वहीं रहे। यह पहली घटना है जिसका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, यह लगभग 1901 में घटी थी, जब हम सतारा में ही थे। मेरी माँ का तब तक निधन हो चुका था। मेरे पिता सतारा जिला के खाटव तालुका के कोरेगांव नामक एक स्थान में खजांची की नौकरी करने चले गए थे, जहाँ बम्बई सरकार ने हजारों की संख्या में अकाल से मरने वाले लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से एक तालाब खोदने का काम शुरू किया था। कोरेगांव जाते समय मेरे पिता मुझे, मेरे बड़े भाई को और मेरे परिनिर्वाण प्राप्त सबसे बड़ी बहन के 2 बेटों को मेरी बुआ और कुछ सुहृदय पड़ोसियों के हवाले कर गए। मेरी बुआ बहुत ही दयालु थी, लेकिन हमारी किसी तरह की सहायता करने की योग्य नहीं थी। वह कुछ बौनी थी और उनके पैरों में कुछ तकलीफ थी, जिसके कारण चलते समय उनके किसी सहारे के बिना चलना बहुत ही कठिन था। कभी कभी तो उन्हें उठाना भी पड़ता था। मेरी 2 बहनें थीं, उन दोनों का भी विवाह हो चुका था और वे अपने घरों में रह रही थीं। हमारी बुआ के असहाय होने के कारण खाना बनाना हमारे लिए एक समस्या बन गई थी, क्योंकि बुआ तो खाना बना नहीं पाती थी। हम चारों के चारों बच्चे स्कूल जाते और अपना खाना भी बनाते थे। हम रोटी तो नहीं बना पाते थे, इसलिए हम पुलाव पर ही रहते। पुलाव बनाना हमें सबसे आसान लगता था, क्योंकि इसमें चावल और बकरे का मांस मिलाने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिताजी खजांची होने के कारण कोरेगांव छोड़कर हमें देखने सतारा आ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें पत्र लिखकर कहा कि हम गर्मियों की छुट्टियां बिताने उनके पास कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चों की तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस समय तक हम में से किसी ने रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी। खूब तैयारियां हुई। यात्रा के लिए नई अंग्रेजी कमीजें, चमकीली जड़ाऊ टोपियां, नए जूते और रेशमी किनारी वाली नई धोतियां ली गई। मेरे पिता ने हमारी यात्रा से संबंधित सारी जानकारी हमें दे दी थी और यह भी कह रखा था कि हम उन्हें अपने रवाना होने की तारीख बता दें, ताकि वह हमें लेने के लिए अपने चपरासी को स्टेशन पर भेज दें, जो हमें अपने साथ कोरेगांव ले जाएगा। इस योजना के अनुसार मैं, मेरा भाई और मेरा एक भांजा सतारा से चल पड़े। बुआ को हमने पड़ोसियों के हवाले छोड़ा, जिन्होंने उनकी देखभाल का वचन दिया। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था। हमने स्टेशन तक तांगा किया। हमने इस अवसर के लिए खास कपड़े खरीदे थे और खुशी खुशी घर से चल दिए। लेकिन मेरी बुआ रो रही थी और हमसे बिछड़ने के दुख में पछाड़े खा रही थी। हम स्टेशन पहुंचे तो भाई ने हमारे लिए टिकट लिए और मुझे तथा मेरे भांजे दोनों को 2-2 आने यानी 12 पैसे जेब खर्च के लिए दिए, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकते थे। पैसे मिलते ही हमने तो ऐश मनानी शुरू कर दी और सबसे पहले लेमनेडेड की एक बोतल खरीद डाली। थोड़ी ही देर में रेलगाड़ी आ गई और हम लपक कर चढ़ गए कि कहीं रेलगाड़ी छूट न जाए। हमें पहले ही बता दिया गया था कि हमें मसूर में उतरना है, जो कोरेगांव जाने के लिए सबसे निकट का स्टेशन था। रेलगाड़ी शाम को 5 बजे मसूर पहुंची। हम अपना सामान लेकर वहां उतर गए। कुछ ही मिनटों में रेलगाड़ी से उतरे सभी यात्री अपने गंतव्य पर जा पहुंचे थे, लेकिन हम बेचारे बच्चे इस प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर खड़े रह गए कि पिताजी आएंगे और या फिर उनका वह चपरासी आएगा, जिसे भेजने का उन्होंने वायदा किया था। हमने बहुत देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई नहीं आया। इस प्रकार हमें 1 घंटा हो गया।
स्टेशन मास्टर हमसे पूछताछ करने लगा। हमने उसे टिकट मांग हमसे उसने हमसे टिकट मांगी। हमने उसे टिकट दिखा दिया। फिर उसने हमसे पूछा कि हम अभी तक वहाँ क्यों खड़े थे। हमने उसे बता दिया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके चपरासी के आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया है। हमने स्टेशन मास्टर से यह भी बता दिया कि हमें यह भी नहीं पता कि कोरेगांव कैसे जाएगा। हम चारों ही लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारे कपड़ों और बोलचाल से कोई नहीं जान सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर तो वास्तव में यही समझ रहा था कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। हमें इस बुरे हाल में देखकर उसे अत्यधिक दुख हो रहा था। जैसा कि हिंदुओं में आम चलन है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछ लिया कि हम कौन हैं। बिना कुछ सोचे समझे मैंने कह दिया, हम महार हैं। महार उन समुदायों में से एक है जिन्हें बंबई प्रेसिडेंसी में अछूत समझा जाता है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। अचानक उसके चेहरे की रंगत बदल गई। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि घृणा के एक विचित्र भाव ने उसे जकड़ लिया था। मेरा उत्तर सुनते ही वह अपने कमरे में चला गया और हम अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। इस तरह 15-20 मिनट बीत गए। सूरज ढलने को हो आया था। न तो पिताजी आए और न ही उन्होंने चपरासी को भेजा, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। हम बहुत चिंता में थे। यात्रा शुरू होने पर जो आनंद, जो हर्ष हम अनुभव कर रहे थे, वह अब हवा हो चुका था और उसकी जगह नितांत उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के पश्चात स्टेशन पर स्टेशन मास्टर वापस आया और हमसे फिर पूछने लगा कि अब क्या करना है, क्या करने का इरादा है। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी भाड़े पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर यह बहुत दूर नहीं है तो हम इसी समय यहाँ से चल पड़ेंगे। वहाँ भाड़े पर चलने वाली बहुत सारी बैलगाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो उत्तर दिया था कि हम महार हैं, उसके बारे में सारे गाड़ी वालों को पता चल चुका था, और उनमें से कोई भी अछूत जात की सवारियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने आप को अपवित्र या अपनी मान मर्यादा को नष्ट करने को तैयार नहीं था। हम दुगना भाड़ा देने को भी तैयार थे, लेकिन पैसे से भी बात बनती नहीं दिखाई दे रही थी। हमारी ओर से बातचीत कर रहे स्टेशन मास्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अंततः वह चुपचाप ही खड़ा रहा। अचानक जैसे उसे कोई युक्ति सूझी और उसने हमसे पूछा, तुम गाड़ी चला सकते हो? यह सोचकर कि वह हमारी मुश्किल का कोई हल निकालने का प्रयत्न कर रहा था, हम बोल पड़े, हाँ चला सकते हैं। यह उत्तर मिलने पर वह गाड़ी वालों के पास गया और उनके सामने हमारी तरफ से यह प्रस्ताव रखा कि हम गाड़ी वालों को दुगना भाड़ा देंगे और गाड़ी भी खुद चलाएंगे, और गाड़ी वाहन हमारे साथ पैदल पैदल चल सकेंगे। एक गाड़ी वाला इस शर्त पर राजी हो गया क्योंकि इससे उसे पैसा कमाने का अच्छा अवसर भी मिल रहा था और उसके अपवित्र होने का भी डर नहीं था। शाम लगभग 6:30 बजे हमारे चलने की तैयारी हुई, लेकिन स्टेशन छोड़ने से पहले हम यह पक्का जान लेना चाहते थे कि क्या हम अंधेरा होने से पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने गाड़ी वाले से पूछा कि कोरेगांव कितना दूर है और वह हमें वहां कितनी देर में पहुंचा सकेगा। उसकी बात का विश्वास करके हमने अपनी सामान बैलगाड़ी में लादा और स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दे उसमें बैठ गए। हम में से एक ने बैलगाड़ी की लगाम थाम ली और बैलगाड़ी चल पड़ी। गाड़ी वाला हमारे साथ साथ चल दिया। स्टेशन के कुछ दूर जाकर ही एक नदी पड़ती थी। यह एकदम सूखी हुई थी, बस कुछ जगह पर छोटे छोटे गड्ढे में पानी भरा था। गाड़ी वाला हमसे बोला कि तुम लोग यहीं रुककर खाना खा लो, क्योंकि आगे कहीं पानी नहीं मिलने वाला था। हम उसकी बात मान गए। उसने हमसे थोड़ा भाड़ा मांग लिया ताकि वह भी गांव जाकर खाना खा आए। मेरे भाई ने उसे थोड़ा पैसे दे दिए और वह जल्द ही लौटने का वायदा करके वहां से चला गया। हमें बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए हमें प्रसन्नता हुई कि चलो अब कुछ खाने का अवसर तो मिला। मेरी बुआ ने पड़ोसियों को लगाकर हमारे रास्ते के लिए खाने की कुछ बढ़िया चीजें बनवा दी थी। हमने अपनी खाने की टोकरी खोली और खाने लगे। हमें और निकलने के लिए पानी की आवश्यकता महसूस हुई। हम में से एक लड़का पास ही में नदी की एक तली में इकट्ठा पानी के गड्ढे से पानी लेने चला गया, लेकिन यह पानी वास्तव में पानी नहीं था। पानी के नाम पर वहाँ कीचड़ और उन गायों भैंसों और पशुओं का मल मूत्र जमा था जो वहाँ पानी पीने आते थे। वास्तव में वह पानी आदमियों के प्रयोग के लायक नहीं था।
उसमें से इतनी तेज सड़ांध आ रही थी कि हमारे लिए उसे पीना संभव नहीं था। इसलिए मन भरने से पहले ही अपना अपना खाना हम लोगों ने बंद कर दिया और हम गाड़ी वाले का इंतजार करने लगे। कुछ देर हो गई, वह नहीं आया। हम चारों ओर बस उसे देखते ही रहे। अंततः वह आ पहुंचा और हमने आगे की यात्रा शुरू की। कोई 4-5 मील तक हमने गाड़ी हाँकी और साथ साथ वह पैदल चलता रहा। फिर अचानक वह कूदकर गाड़ी में चढ़ बैठा और उसने हमारे हाथ से लगाम ले ली। हमें उसका यह व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा कि वह अपनी तमाम धार्मिक शंकाओं को ताक पर रखकर हमारे साथ उसी गाड़ी में बैठने को राजी हो गया था, जबकि शुरू में उसने अपनी गाड़ी अपवित्र होने के भय से भाड़े पर देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बारे में उससे कोई भी प्रश्न करना हमारा साहस नहीं था। लेकिन इस बारे में उससे कोई भी प्रश्न करने का हमारा साहस नहीं हुआ। हम तो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल अर्थात कोरेगांव पहुंचने की चिंता में थे। कुछ दूर तक तो हमारा मन गाड़ी की चाल में रमा रहा, लेकिन फिर जल्दी ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। सड़क के किनारे की बत्तियां भी यहाँ नहीं थी जो अंधेरा छट जाता। आसपास कोई आदमी या औरत या फिर पशु भी नहीं आ जा रहे थे कि हमें उनके बीच होने का ही आभास होता। हमें अपने चारों ओर फैले एकाकीपन से डर लगने लगा। हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। हमने अपना सारा साहस बटोरा। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे। अब 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन कोरेगांव का कहीं भी अता पता नहीं था। हमारे मन में एक अजीब सा विचार आया। हमें संदेह हुआ कि कहीं इस गाड़ी वाले के मन में खोट तो नहीं है। यह हमें किसी सुनसान जगह पर ले जा रहा है जहां यह हमें मार डालेगा। हमने सोने के आभूषण भी पहन रखे थे और इस कारण हमारा संदेह और भी पक्का हो गया। हम गाड़ीवान से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे कि कोरेगांव कितना दूर है और हमें वहां पहुंचने में इतना देर क्यों लग रही है। गाड़ी वाला बस यही कहता रहता, ज्यादा दूर नहीं है, हम शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। रात लगभग 10 बजे भी जब कोरेगांव का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया तो हम बच्चे रो पड़े और गाड़ीवान हमें बुरा भला कहने लगा। हमारा रोना धोना बहुत देर तक चला। गाड़ीवान ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। अचानक कुछ दूरी पर हमें प्रकाश की किरण दिखाई दी। गाड़ीवान बोला, वह रोशनी देख रहे हो? वह चुंगी जमा करने वाले की बत्ती है। रात को हम वहीं विश्राम करेंगे। यह सुनकर हमें कुछ सांत्वना मिली और हमारा रोना धोना बंद हो गया। रोशनी दूरी पर थी, लेकिन लगता था कि हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चुंगी लेने वाले अधिकारी की चौकी तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लग गए। इसी बीच हमारी चिंता और भी बढ़ गई। हमने गाड़ी वाले से फिर तरह तरह के प्रश्न कर डाले कि वहां पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो रही है और हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं, आदि आदि। अंततः मध्य रात्रि होते होते बैलगाड़ी चुंगी लेने वाले की चौकी पर पहुंची। यह एक पहाड़ी की तलहटी पर स्थित थी, लेकिन थी पहाड़ी की उस पार। जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां ढेरों बैलगाड़ियां खड़ी दिखाई दी। ये सभी रात भर विश्राम के लिए वहां खड़ी थी। हमें बहुत तेज भूख लग रही थी और हम कुछ खाना चाहते थे, लेकिन वहां फिर वही पानी की समस्या थी। हमने अपने गाड़ीवान से फिर पूछा कि क्या यहाँ पानी मिल सकेगा। उसने हमें सचेत किया कि चुंगी लेने वाले खुद हिंदू हैं और अगर हमने सच बता दिया कि हम महार हैं तो हमें कोई पानी वानी नहीं मिलने वाला। वह बोला, यह कहकर देख लो कि तुम मुसलमान हो, शायद पानी मिल जाए। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वालों की चौकी पर गया और इससे थोड़ा पानी मांगा। उसने मुझसे पूछ लिया, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं। मुझे उर्दू बहुत अच्छी आती थी। मैंने उससे उर्दू में बात की, जिससे मेरे असली मुसलमान होने में उसे कोई संदेह न रह जाए, किंतु यह युक्ति भी काम नहीं आए और उसने बड़ी रुखाई से उत्तर दिया, तुम्हारे लिए किसी ने पानी धर रखा है क्या? पहाड़ी पर पानी है, अगर चाहो तो जाकर ले लो। मेरे पास कोई पानी वानी नहीं है। और यह कहकर उसने मुझे चलता किया। मैं बैलगाड़ी पर लौट आया और उसका उत्तर मैंने अपने भाइयों को बता दिया। पता नहीं भाई ने क्या सोचा। उसने हमें बस इतना कहा कि लेट जाओ। बैलगाड़ी को गाड़ी से अलग कर दिया गया और गाड़ी को इस तरह खड़ा कर दिया गया कि उसका पिछला हिस्सा जमीन से टिका रहे
और अगला भाग हवा में उठा रहे। हमने अपने बिस्तर बैलगाड़ी के अंदर सबसे नीचे के तख्ते पर लगा लिए और अपने शरीर को आराम देने के लिए उन पर लेट गए। अब हम एक सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे, इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि अब क्या होगा। लेकिन हमारा मन रह रहकर हाल की ताज़ा घटना की ओर चला जाता था। हमारे पास ढेर सारा खाना था, हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे। यह सब होते हुए भी हमें भूखा ही सोना पड़ा, और इसका कारण था कि हमें पानी नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत थे। हमारे मन में अंतिम विचार यही आया। मैंने सोचा कि हम एक सुरक्षित जगह आ गए थे। स्पष्ट था कि मेरा बड़ा भाई अभी भी सशंकित था। उसने सलाह दी कि एक बार में हम में से 2 को सोना और 2 को चौकीदारी करना चाहिए। इस तरह हमने वह रात पहाड़ी की तलहटी में बिताई। सुबह 5 बजे हमारा गाड़ीवान आ गया और बोला कि हमें तुरंत कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए, लेकिन हमने स्पष्ट इनकार कर दिया। हमने उससे कह दिया कि 8 बजे से पहले बिल्कुल नहीं हिलेंगे। हम कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहते थे। गाड़ीवान कुछ नहीं बोला। इस तरह हम वहां से 8 बजे चलकर 11 बजे कोरेगांव पहुंच गए। मेरे पिताजी हमें देखकर चकित रह गए और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने उन्हें बताया कि हमने सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि गलती पिताजी के नौकर की थी। उसे हमारा पत्र तो मिल गया, लेकिन वह उसे पिताजी को देना भूल गया था। इस घटना का मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब यह घटना घटी उस समय मैं 9 वर्ष का लड़का था, लेकिन इस घटना ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। इस घटना से पहले मैं यह तो जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमानजनक परिस्थितियां और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के रूप में मैं यह जानता था कि मैं स्कूल में अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच में नहीं बैठ सकता था, बल्कि मुझे एक कोने में अकेले ही बैठना था। मैं जानता था कि स्कूल में मुझे अपने लिए अलग से एक टाट रखना था और कक्षा में उसी पर पालथी मार के बैठना था, और स्कूल की सफाई के लिए रखा गया नौकर मेरे टाट को हाथ नहीं लगा सकता था। मुझे उस टाट के टुकड़े को रोज शाम को घर ले जाना होता था और अगली सुबह वापस स्कूल लाना होता था। स्कूल में भी मुझे पता रहता था कि सवर्ण वर्ग के बच्चे प्यास लगने पर नल खोलकर अपनी प्यास बुझा सकते थे। इस काम के लिए उन्हें बस अध्यापक की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। मैं नल को छू तक नहीं सकता था, और जब तक कोई सवर्ण व्यक्ति मेरे लिए नल न खोले, मैं अपनी इच्छा से प्यास नहीं बुझा सकता था। मेरे मामले में अध्यापक की अनुमति पर्याप्त नहीं थी। उसके लिए स्कूल के चपरासी की उपस्थिति आवश्यक होती थी, क्योंकि वही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसका उपयोग कक्षा अध्यापक ऐसे काम के लिए कर सकते थे। अगर चपरासी नहीं होता था तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, चपरासी नहीं तो पानी भी नहीं। घर पर मैं जानता था कि कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थी। यह बात नहीं कि 17 में धोबी नहीं थे, यह बात नहीं कि हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी बहनें इसलिए कपड़े धोती थी क्योंकि हम अछूत थे, और कोई भी धोबी किसी अछूत के कपड़े धोने के लिए तैयार नहीं था। लड़कों की हजामत करने या बाल काटने का काम हमारी बड़ी बहन ही करती थी, जो हमारे बाल काट काट कर नाई के काम में दक्ष हो गई थी। यह बात नहीं थी कि हमारे पास नाई को देने के लिए पैसे नहीं थे। हजामत बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन इसलिए करती थी क्योंकि हम अछूत थे, और कोई भी नाई किसी अछूत के बाल काटने को तैयार नहीं होता था। लेकिन इस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जैसा पहले कभी नहीं लगा था, और इस घटना ने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने को बाध्य कर दिया, जो इस घटना से पहले मेरे लिए उसी तरह एक आम बात थी जैसा यह बहुत सारे स्पृश्य और अछूतों के लिए थी।